ओके जी, तो अब हम डिजीज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख लेते हैं, जो कि प्राइमरी कॉज भी हो सकता है, मतलब प्राइमरीली ही डिजीज़ ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हो, या फिर सेकेंडरी कॉज हो सकता है, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर का कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रहा था, या मिडिल ईयर का कोई मसला चल रहा था, या स्टेशन ट्यूब का कोई मसला चल रहा था, उसकी वजह से जो सेकेंडरी मसले मसाइल आएंगे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो भी कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी दिख रही होती है। एक तो ये पतली मतलब होती है, शाइनी सी होती है, और साथ में ग्रे इन कलर होती है, ठीक है, जब हम ओटोस्कोप से देख रहे होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर कॉन्केविटी होती है, मतलब अगर ये हमारा एक्सटर्नल ड्यूटी कनाल है तो थोड़ा सा कॉन्केव शेप में होती है, ऐसे होती है थोड़ी सी। तो कॉन्केविटी होती है, शाइनी पल्ली ग्रे होगी, और ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट इतनी ज़्यादा होगी कि हमने अंदर से मिडिल एयर का राउंड विंडो भी नज़र आ रही होगी, और मिडिल एयर की बोन्स भी इवन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और जब हम लाइट फॉल करेंगे ऑटोस्कोप से तो हमें ब्राइट कोन ऑफ लाइट मिलेगी, वो भी एंटीरियर इन्फीरियर एंड के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी सामने आ गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ पे इतनी सी कोन हमें देखने को मिलेगी लाइट की, तो उसके हम कहेंगे ब्राइट कोन ऑफ लाइट नज़र आ रही है कि ये परफेक्ट टेस्ट टाइम नॉर्मल है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोबाइल होती है, अगर हम सिगुलर स्पेक्ट्रम से उसको स्टक करते हैं ना, तो मोबाइल होगी, कभी अंदर जाएगी कभी बाहर को आएगी, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका कॉज क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया है हमारा अंदर। नेगेटिव प्रेशर मिडिल एयर में कब क्रिएट होता है, जब हमारा स्टेशन ट्यूब बंद हो जाए। स्टेशन ट्यूब भी तो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसको मेंटेन कर रही होती है। अगर स्टेशन ट्यूब भी बंद हो जाएगी तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर एक तरह सक्शन क्रिएट हो जाएगी, वो सक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को खींचेगी। पहले कॉन्वेक्स शेप में था, वो अब कॉनकेव शेप में चला जाएगा, अंदर की तरफ खींचा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रिट्रैक्ट हो गया हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिर वो में जब हम मोटोस्कोप करेंगे तो हमें डल नज़र आएगा, लेस होगा, कोई शाइन वगैरह नहीं होगी, उसके अंदर जो कोन है ना वो भी डिस्टर्ब हो चुकी होगी, कोन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद मेलिस का जो हैंडल था, जिसके साथ हमारा, आपको पता है मेलियल फोल्ड बन रहा होता है हैंडल के ऊपर, जो मेलिस हैंडल जहाँ पे मेनली लग रहा होता है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है, वो लेस प्रोमिनेंट होगा। हालांकि वो मोर प्रोमिनेंट होता है वहाँ पे अम्बो बन रहा होता है, जो अम्बो पॉइंट मैंने बताया था नोट मी के अंदर। लेकिन जो मेलिस का लेटर प्रोसेस है, जो कि कम वाजिया होता है हमें, वो ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट था। जब वो रिट्रैक्ट किया तो लेटर प्रोसेस के ऊपर जाके वो ज़्यादा चिपक गई है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो जो हमें लेटर प्रोसेस होगा ज़्यादा वाजिया होगा मेलिस बोन का, ठीक है। और उसके बाद हमें आ जाएगा इंटीरियर और पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड है, जो ऊपर फोल्ड बन रहे थे हमारे ऐसे, मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर नीचे पास टेंसा आ रहा था, पर पास फ्लैसिडा आ रहा था। तो ये ज़्यादा ही जो मेल्यूलर फोल्ड होंगे ना, वो ज़्यादा इस तरह हो जाएंगे, मतलब सिकल सेल शेप हो जाएंगे, चांद की शेप के हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेनिंजाइटिस बुलोसा। मेनिंजाइटिस जहाँ पे वर्ड है ना, आपने उसका रिलेशन कर लेना इसके साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसके अंदर ये होगा कि वायरस का कोई अटैक वगैरह हो, या माइकोप्लाज्मा निमोनिया का हुआ जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो पेनफुल हेमरेजिक बुल्ले बनेंगे, मतलब खून वाले बुल्ले बनेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर डीप मीटस के ऊपर, जो कि हमारा अगर समझ लो कि अगर हमारी एक्सटर्नल ड्यूटी कनाल है और ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इतना जो एरिया होता है ना इस्टमस के आगे आगे, तो इतना नहीं होता है डीप मीटस, तो इसके अंदर भी हमें हेमरेजिक बुल्ले देखने को मिलेंगे मेनिंजाइटिस बुलोसा के अंदर। उसके बाद आ जाएगा हर्पस जोस्टर और टेटिकस, जो मैं आपको 3-4 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि अगर हमारा पहले हर्पस जोस्टर डोरमेंट स्टेट में होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, वो एक्टिवेट हुआ, वो हमारी नर्व्स में गया, नर्व्स में जाएगा, एक्टिवेट होकर नर्व्स जहाँ सप्लाई कर रही होगी वहाँ पे वेजिकल्स बनाएगा। अगर 7 नर्व को उसने अटैक कर दिया है तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वेजिकल्स बनाएगा, और हमारे डीप मीटस में वेजिकल बनाएगा, जो डीप मीटस में आपको ऊपर बता चुका हूँ, और कोंका वगैरह बनाएगा। जहाँ जहाँ पे 7 नर्व की सप्लाई होगी ना, वहाँ पे वेजिकल्स हो जाएंगे, और 8 नर्व को इन्फेक्ट कर सकता है, और जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही होगी तो वहाँ पे भी हमें वेजिकल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेनिंजाइटिस। फिर मेनिंजाइटिस आ गया रिलेटेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ग्रैनुलोजा आ जाएगा। ग्रैनुलोजा में क्या हो रहा है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा हो। ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है जो इन्फ्लामेटरी सेल्स की कलेक्शन हो, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। लेकिन इसका कॉज ये हो सकता है कि पीछे कोई इम्पैक्टेड वैक्स थी, या फॉरेन बॉडी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग थे, बहुत देर से हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, फॉरेन बॉडी फंसी हुई है एक्सटर्नल ड्यूटी कनाल के अंदर, या कोई इम्पैक्टेड वैक्स है, उसके पीछे हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स जमा हो चुके हुए हैं, जो कि ग्रैनुलेशन टिश्यू है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, या कोई एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रोमेटिक रप्चर हो सकता है। ट्रोमेटिक रप्चर जिसमें फिजिकल रप्चर आ सकता है, जिसमें हम कोई मैस्टिक मार दी कान के अंदर, या कोई हेयर पेन वगैरह मार दी है, या कोई अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स किए हैं फॉरेन बॉडी को रिमूव करने की। मैंने बताया था कि अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स नहीं करनी, हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकते हैं। या फिर कोई सडन चेंज इन प्रेशर आया। सडन चेंज इन प्रेशर कब आता है, जब कोई थप्पड़ वगैरह बजा है, ठीक है, बाहर से प्रेशर ज़्यादा आया, या फिर कान पे किस वगैरह की, उससे भी आप सक्शन करके तो प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकते हो, या कोई पास धमाका वगैरह हुआ, उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो सकता है हमारा एयर की तरफ। तो उस केसेस में भी हमारी
रप्चर हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या कोई फोर्सफुल वल्सल्वा होता है कि मतलब जब डेफिकेशन के दौरान आप जोर लगाते हैं तो उस जोर से भी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकती है। और उसके बाद प्रेशर बाय फ्लूइड वॉल्यूम आ जाएगा। प्रेशर बाय फ्लूइड वॉल्यूम मतलब कि जैसा कि डाइविंग वगैरह के दौरान या कोई वाटर स्पोर्ट्स हैं, या फिर कोई सिरिंजिंग जब हम कर रहे थे फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो सिरिंजिंग में ज़्यादा प्रेशर से हमने पानी अप्लाई कर दिया तो वो भी रप्चर कर सकता है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। फिर फ्रैक्चर टू टेम्पोरल बोन आ जाएगा। टेम्पोरल बोन आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल ईयर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है। टेम्पोरल बोन टूटेगी तो उसका पीस आके हमारे इसको भी तोड़ सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी रप्चर कर सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारी नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कॉनकेव शेप है, ठीक है, लेकिन अगर सेंटर पे फटेगी तो जो उसके ये वाले एंड्स हैं, ये वाले ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसे ना अंदर की तरफ मुड़े होंगे। तो इसके लिए हमने कोई इसको अच्छी तरीके से हमने एग्जामिन करना है अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, और फिर इसके जो अंदर एंड्स मुड़े होंगे उनको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है, और दोबारा से सुचरिंग करके अपनी मतलब ओके कर लेनी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्यों आती है, आपको पता है कि इन्फेक्शन अब हमारे मिडिल एयर में जा सकते हैं। मिडिल एयर में इन्फेक्शन जाएगा तो वहाँ से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है, तो फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, या फिर जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको पता है पीछे मेलिस और इंकस और स्टेपिस तीनों ऑसिकल्स जुड़ी हुई हैं, तो अगर प्रेशर की वजह से हमारी स्टेपिस वहाँ से ओवल विंडो से भी हट सकती है, सबलेक्सेशन हो सकती है, मतलब वहाँ से डिसलोकेशन हो सकती है इसकी, ठीक है, या सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। जब वो सबलेक्सेशन हो जाएगी वहाँ पे अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है, जो हमारी कोक्लियर नर्व सप्लाई करी कोक्लियर नर्व भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। इस केसेस में मैंने अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लोरेशन करनी है और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करना है, वरना ये सिवियरिटी की तरफ केस जाता जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कमज़ोर हो चुकी है, एट्रोफिक हो चुकी है। तो पहले आप समझ लो कि हमारी एनाटॉमी क्या होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो बाहर से हमारी स्किन आ रही होती है ना, एक्सटर्नल ईयर की, एक्सटर्नल ईयर कैनाल की, वही स्किन इसको बाहर से कवर कर रही होती है, जो मिकोजल लेयर आ रही होती है मिडिल लेयर की, वही इसको अंदर से कवर कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इसके सेंटर में एक फिब्रस लेयर पाई जाती है जो इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। एट्रोफिक के केसेस में होता है कि जो हमारी फिब्रस लेयर है ये बारीक हो जाती है। इसका कोज क्या है, आप जब मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा सीरस ओटाइटिस मीडिया, जो कि वायरस की वजह से हो रहा होगा और अंदर हमारे नॉन इन्फेक्टेड मटीरियल सा जमा हुआ होगा मिडिल लेयर में, तो उसकी वजह से ये बारीक हो जाती है, बिल्कुल थिन सी हो जाती है, ठीक है। थिन हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, स्ट्रेंथ लूज होगी अगर हमारा स्टेशन ट्यूब कभी भी ब्लॉक होता है, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और ये बहुत ईजिली रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। तो फिब्रस लेयर थिन हो जाती है, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हुई तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकती है इस केसेस के अंदर। इसके बाद हमारे आ जाएंगे रिट्रैक्शन पॉकेट्स, या फिर जिसको हम एटिलेक्टेसिस भी कह रहे होंगे। रिट्रैक्शन पॉकेट्स क्यों बन रहे हैं, आपको पता है कि अगर हमारी स्टेशन ट्यूब बंद हो रही है तो हमारी ये वाली अंदर की तरफ खींची जा रही थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और अगर यही केस है कि वही सीरस ओटाइटिस मीडिया था, अब हमारी वो फिब्रस लेयर थिन हुई है, जैसी कोई चीज़ थिन हो जाएगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, वो हो सकता है फ्लेक्सिबल होके तो अंदर हमारा जो एंड पे प्रोमोन्ट्री है, जो मीडियल वाल पे प्रेजेंट है प्रोमोन्ट्री हमारे मिडिल एयर के, उस तक ये जा सकता है टिलेक्टेसिस करके, अंदर की तरफ पाउच बना लेगा एक तरह का, ठीक है, इसे पॉकेट होती है, अंदर की तरफ चला जाएगा, हमारी बोन्स को कवर कर सकता है, ओसिकल्स अंदर फट सकती है, फट के हर चीज़ को कवर कर सकती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा डेबरी भी जमा हो सकता है, जो एपिथेलियल सेल्स टूटे फूटे होंगे और जो कि कोलेस्ट्रोमा बन सकता है। कोलेस्ट्रोमा आपको पता है ना कि जब कोई स्किन एबनॉर्मल जगह प्रेजेंट हो, स्किन नॉर्मली यहीं पे होनी चाहिए थी, स्किन अब एबनॉर्मल जगह पे चलेगी, इसके अंदर अब कलेक्शन हो सकती है मटेरियल की, इन्फेक्शन हो सकते हैं, सोमोस्लिम साइड चल सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कोलेस्ट्रोमा भी हो सकता है, कैरेटिन डेबरी भी अंदर प्रेजेंट हो सकता है, और एक तरह का पाउच बना लेगा क्योंकि हमारी जो कि सेंटर में फिब्रस लेयर है वो बारीक हो चुकी हुई है और इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा आ चुकी हुई है। उसके बाद हमारी आ जाएगी टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस आपको बता रहा होगा कि हमारी यहाँ पे कोई फिब्रोसिस वगैरह हो रही है। इसके अंदर ये भी कॉम्प्लिकेशन एक सीरियस ओटाइटिस मीडिया ही है, मतलब जब भी हम मेनली जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना ओटाइटिस मीडिया वाला, उसके अंदर ही ये चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन होंगी। मोस्टली टिम्पैनोस्क्लेरोसिस और परफोरेशन, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है ही ओटाइटिस मीडिया की, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की है और ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया की। ऊपर वाली जो हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी इसमें थिन हो रही है हमारी टिम्पैनिक एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो भी ओटाइटिस मीडिया की है और ये भी बेसिकली ओटाइटिस मीडिया की ही है। तो इसके अंदर भी हमारी जो अंदर मेम्ब्रेन पहले थिन होती है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर ना डिपॉजिट हो जाते हैं, पहले हाइलिन डिपॉजिट होता है, ठीक है, हाइलिन डिपॉजिट होगा येलो कलर में, फिर उसके बाद हमारी इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी वाइट कैल्सिफिकेशन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि ये अंदर एक तरह का चाकी सा मटेरियल बन जाएगा, वाइट चाक सा मटेरियल होगा, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक इतने सिम्टम्स वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन जारी बात है अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ अंदर चलेगी हुई है तो कोई ना कोई तो मसला मसाइल करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं ला रही होती। यही कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ हाइलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन, ये हमारी टेंडन्स में भी हो सकती है, जो अंदर मसल्स आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, दो मसल्स हैं
स्टेपिडियस और टेंसन टिम्पैनिक मसल, ठीक है। उनके टेंडन्स के अंदर भी ये मसले आ सकते हैं। अगर टेंडन्स के अंदर आए तो फिर तो मसला बढ़ जाएगा। या फिर जो लिगामेंट्स वगैरह हैं या जॉइंट्स ऑफ ऑसिकल्स हैं, ठीक है, या मिडल लेयर के लेफ्ट का जो सब म्यूकोजल लेयर है, उनके अंदर के मसले मसाइल आएंगे तो फिर हमारी हेयरिंग इफेक्ट होगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के केस के अंदर हेयरिंग इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर वो बोन्स को इनरोल कर लेगा, मसल को इनरोल कर लेगा या लिगामेंट्स को इनरोल कर लेगा तो फिर हमारी हेयरिंग में मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। फिर परफोरेशन जो कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का है, फिर परफोरेशन कहीं भी हो सकती है। परफोरेशन मतलब एटिक एरिया में भी हो सकती है, स्पिरली भी हो सकती है, मीडियली भी हो सकती है, सेंट्रली भी हो सकती है और लेटरली भी हो सकती है।